आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, राइट। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग पढ़ा था। सबसे पहला जो वीडियो मेरा था अकाउंट का, उसमें हम लोगों ने सिर्फ अकाउंट का मीनिंग देखा था, राइट। उसके बाद सेकंड वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि अकाउंट का एक्चुअली पहचानते कैसे हैं, राइट। अभी हमने डेफिनेशन देख लिया, उसकी पहचान समझ ली थोड़ी बहुत। अब हमें ये जानना है कि चलो इतना हम कर लिए, लेकिन ये सब कर क्यों रहे, हमारा जो कहते हैं ना टारगेट है, या हम क्यों कर रहे हैं, कोई रीजन होता है ना भाई कि हाँ ये है वजह कि तुम ये काम कर रहे हो। जैसे हम खाना खाते हैं क्योंकि भूख लगती है, ठीक है, ये एक छोटी सी वजह हो गई। उसके बाद आगे चीजें हैं वो आगे की क्लास में देखेंगे कि खाना खाने के बाद बेनिफिट क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांटेज सिंपल लैंग्वेज में। सेम उसी तरह से अकाउंट में भी होता है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो होता है वाई, राइट, कि हम लोग अकाउंट क्यों बना रहे हैं। तो उस वाई का आंसर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसके पहले का अगर वीडियोस देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना, बिकॉज अगर तुम 11th में हो तो इट इज अ बेनिफिशियल फॉर यू, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने जो भी चीजें हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और विथ सिंपल एग्जांपल, और लैंग्वेज भी मैंने मतलब ट्राई किया है कि एकदम लो लेवल का रखो, जिससे क्या होगा कि तुम रिलेट कर सको, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है परमानेंट रिकॉर्ड। देखो, मैं रीड नहीं करूंगा इसके अंदर क्या लिखा है, बुक में क्या होता है, नहीं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा। जैसे देखो, नॉर्मल एक आदमी को भी तुमने देखा होगा जो बहुत ही मिडिल क्लास के लोग होते हैं, या मिडिल क्लास के समझते हैं। जैसे हम लोग ही की मैं बात करूं, तो हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी पैसे खर्च करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका एक डायरी रखते हैं, उसमें नोट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने कितना अमाउंट एक्सपेंस किया है। क्योंकि रीजन क्या है, हमारी इनकम के सोर्स कम है पर एक्सपेंस हमारे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि एक एक, कहते हैं ना, एक एक रुपए का हिसाब रखता हूं मैं कि भाई कहाँ खर्चा किया, कहाँ नहीं खर्चा किया। तो वो हिसाब रखने का रीजन क्या होता है, आई कैन गेट एटलीस्ट परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ माई एक्सपेंस, माई इनकम, राइट, माई ट्रांजेक्शंस। इन सेम वे बिजनेस में भी होता है कि उनका पहला टारगेट होता है टू कीप अ परमानेंट रिकॉर्ड, राइट। पहला टारगेट क्या होगा, टू कीप अ परमानेंट रिकॉर्ड। अब उसके अंदर क्या है समझो अभी। इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिटन फॉर्म में लिखते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि भाई रिटन फॉर्म में ही होता, ओरल में तो होगा नहीं, राइट। नाउ दीज रिकॉर्ड्स आर केप्ट आइदर इन अ फॉर्म ऑफ बुक्स और रिकॉर्डेड इन कंप्यूटर ऑन परमानेंट बेसिस। राइट नाउ जो टेक्निकल जमाना चल रहा है, ऑन दैट बेसिस वी आर रिकॉर्डिंग अवर ट्रांजेक्शंस ऑन कंप्यूटर। अदरवाइज पास्ट में क्या होता था, वी used to prepare a books, राइट। पहले देखा होगा तुमने पुरानी मूवीज में वैसे बड़े बड़े पोथे लेके चलते थे, से रेड कलर की बुक्स होती थी, वो उस टाइम पर होता था। अभी भी कैसा है कि बुक्स में रखते हैं, बट जो बड़े बिजनेसमैन है अब वो नहीं रखते। क्यों बड़े बिजनेसमैन नहीं रखते? क्योंकि भाई बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो वो लोग क्या प्रेफर करेंगे, भाई लैपटॉप में रखो, कंप्यूटर में रखो, एक छोटी सा हार्ड डिस्क में सारी बिजनेस का ट्रांजेक्शन। और जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे दुकान वाले होते हैं, तो वो आज भी क्या करते हैं, बुक को ही फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव रिटन कि these records are kept either in a form of book और recorded in a computer on a permanent basis, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। क्या? टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अभी देखो इफेक्ट कैसा होता है, हम जो भी काम करते हैं ना उसके दो साइड होते हैं, राइट। जैसे हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है ना कि अगर तुम किसी थर्ड लॉ है शायद, कि अगर तुम ऐसे प्रेशर लगाओगे तो सामने वाला भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगाता है। ये साइंस है बट हम कॉमर्स वाले हैं, तो बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हर चीज का क्या है, एक एवरी एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन। तो अभी कैसा है इसमें, टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अब इसमें कैसा है समझो कि अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो उसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए होगा, है ना। तुम किसी को दे रहे हो तो कुछ बदले में लोगे भी, राइट। तुम किसी से कुछ ले रहे हो तो बदले में दोगे भी। तो हर चीज का क्या है, ट्रांजेक्शन है, हर चीज का इफेक्ट है, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच ट्रांजेक्शन हैज इट्स इफेक्ट ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो मैंने 5000 सैलरी पे की है, राइट। मैंने क्या किया है, 5000 रुपए सैलरी पे की है। तो अभी देखो मेरा पहला काम तो क्या हुआ कि मेरे पास से कैश जा रहा है, सिंपल है। अभी कैसा है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं जो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, वहां पे भी बहुत ही अच्छे से सेपरेट करके हर पॉइंट का डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट राइट नाउ अभी सिर्फ एग्जाम्पल को समझो, कितना क्रक्स है वो समझने की कोशिश करो।
हमने क्या किया, 5,000 सैलरी पे किया है, तो पहला काम क्या हो रहा है कि हमारे पास से तो कैश जा रहा है, यानी एक मैंने कहा ना कुछ जा रहा है, अब उसके बदले में आया क्या था, तुमने उससे काम करवाया था कि नहीं, अगर वो काम नहीं करता तुम्हारा काम नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि तुमने काम करवाया, उसके बदले में तुमने क्या दिया, उसको सैलरी दिया. So to know the effect of each transaction, right? I hope this point is clear. The next one is to know influential factors. Influential factor का मतलब क्या होता है, बिजनेस में कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनका बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है. जैसे तुमने बहुत बड़ी मशीन परचेज कर ली, ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में तो इंपैक्ट होगा ही ना, तो हम क्या करते हैं, हर चीज का एनालाइज करते हैं, हर चीज को समझते हैं, और ये जो एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, और वहां से हमने समझा है कि भाई हर चीज का इंपैक्ट जानना जरूरी है. अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, the information of factors affecting profit or loss has as well as economic condition of the business can be obtained by preparing accounts, right? और विदाउट रिकॉर्ड किए तुम उसको नहीं जान सकते. क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि देखो ह्यूमन जो कैपेबिलिटी है वो एक लिमिटेड है. कैपेबिलिटी मींस मैं माइंड की बात कर रहा हूँ कि उसका जो माइंड है एक लिमिट तक ही डेटा को स्टोर कर सकता है. दैट्स व्हाई हम लोगों ने कंप्यूटर बनाया और हम लोगों ने उसमें स्टोर करना शुरू किया, मोबाइल में स्टोर करना शुरू किया. अदरवाइज हम सबका याद रख लेते कि नहीं. जैसे अभी पुराने टाइम में देखा होगा, लोग मोबाइल नंबर लोगों का याद रख लेते थे, 5-5, 6-6, 7-7 लोगों का मोबाइल नंबर. अरे 5-5 छोड़ो यार, 10-10, 20-20 लोगों का, रिश्तेदारों का मोबाइल नंबर याद. इवन मैं भी जब छोटा था तो मुझे अपने सारे फ्रेंड्स का नंबर याद था, फैमिली मेंबर्स का नंबर याद था, बट राइट ना मुझे खुद का नंबर याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है. व्हाई? बिकॉज डेटा को क्या किया हमने, स्टोर करना शुरू कर दिया. तो अभी कैसा है, सेम बिजनेस में भी होता है. टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर पता करने के लिए आपके पास पहले डेटा होना जरूरी है. दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग आवर ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट, राइट? Now see one. So the objective plays a vital role in the preparation of account. और इसी वजह से अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं भाई, ताकि पता चले कि क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा फ्यूचर डिसीजन हम ले सकते हैं. अगर कोई चीज का है, जैसे कि मान लो सेल किया था किसी को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जैसे कि मान लो मैंने एक मिस्टर ए है, उनको मैंने कुछ गुड्स सेल किया था, और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो था, अकाउंटिंग से हमें पता चला रिकॉर्ड से कि मिस्टर ए का जो पेमेंट है वो सही से नहीं आ रहा है. वो कैसे पता चलेगा, अकाउंट देख लेंगे हम तो पता चलेगा. जब उनका पेमेंट सही से नहीं आ रहा तो हम ट्राई करेंगे जितना हो सके मिस्टर ए से कैश में ही ट्रांजैक्शन करे, क्रेडिट में ना करे. एक छोटा सा एग्जांपल है. बात समझ में आ गया? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं. आगे है टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी. क्या है? टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी. तुम्हें पता है, तुम कुछ भी काम करो, सरकार तुम्हारे ऊपर नजर बना के रखी है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, पैसे. उनको क्या चाहिए, टैक्स, है ना. तुम कोई भी काम करते हो, वो लोग तुरंत आ जाएंगे, ओ भाई टैक्स. तो अब टैक्स कब दोगे तुम, जब तुम्हें कुछ मिलेगा. और तुम्हें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो कैसे उनको पता चलेगा, तुम रिकॉर्ड बनाओ, नहीं तो फिर वो तुम्हारे ऊपर फाइन लगाएंगे. इसलिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं. अब यहाँ पे देखो, जनरली द टैक्स पेमेंट लायबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयर्ड अकाउंट. कैसे पता चलेगा, जब तुम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर अकाउंट्स, देन ओनली यू कैन नो. अदरवाइज भाई सारी चीजें याद रखना तो भाई पॉसिबल नहीं है, राइट? द बर्डन ऑफ टैक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर. सी दे हैव रिटन कि भाई इनकम के बेस पे ही पता चलता है. तो इनकम कब पता चलेगा, जब इनकम और एक्सपेंस बराबर लिखोगे तो क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, राइट? सो अभी नाउ द नेक्स्ट वन इज टू नो क्वांटम ऑफ पेबल. क्वांटम या साइज ऑफ पेबल. पेबल का मतलब क्या, कितना अमाउंट पे करना है. क्योंकि हम कैसा है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम दुनिया से लेते जाएंगे. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमें देना भी होगा, क्योंकि क्या है, जो बिजनेस हो क्या, गिव एंड टेक वाला है. एक आदमी से लोगे तो एक आदमी को दोगे, एक हाथ से लोगे तो दूसरे हाथ से देना पड़ेगा, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. In business, in a place of cash transaction, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर आल्सो मेड. मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हम सिर्फ कैश में ही ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, क्रेडिट में भी ट्रांजेक्शन करते हैं. इवन तुमने अपने डेली लाइफ में भी किया हो, छोटी मोटी चीजों के लिए भी दुकान वालों के पास कभी कभी जाते होगे तो बोलते होगे कि भैया आज पैसे नहीं, कल ले लेना, राइट? 5 रुपए 10 रुपए के लिए भी. तो समझो, तो बिजनेस में तो लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन करते हैं. सो इट मे पॉसिबल कि दे आल्सो डू ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस. नाउ अब क्रेडिट बेसिस पे तो कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑन क्रेडिट. लेकिन अब इसका होगा क्या, हाउएवर दिस पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर. लेकिन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, पेमेंट तो करना पड़ेगा. सो तुम्हें कैसे पता चलेगा कितना पेमेंट करना है? जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम दुकान वालों के पास जाओ और 1 महीने तक उधारी सामान खरीद के देखो, तुम्हें भले ना याद रहे, उनको सारा याद रहेगा कितना पैसा उनको वसूल करना है. तो सेम उसी तरह से हम भी रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना पे करना है. क्यों? अदरवाइज वो झूठ बोल देगा और तुम्हें याद नहीं था, तुम फंस जाओगे. वो बोल देगा 1 करोड़ पे कर रहा है, तुम बोलोगे यार मैंने तो लिखा ही नहीं था.
अब क्या होगा? तो बोलोगे यार बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, इतना बड़ा रिलेशन है, अच्छे लंबे टाइम से चल रहा था, इट मीन्स कि तुम फंस गए। सो रिकॉर्ड करो, मेंटेन करो, और ताकि अच्छे से पता चले कि कितना अमाउंट पे करना है, राइट? टिल द नॉन पेमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, और दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, क्योंकि तुम्हें पे करना है। लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है, इसके बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशंस हैं, आगे हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं। बस यहाँ से समझ लो, किसी चीज को पे करना है तो वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी होता है, मतलब किसी को भी कुछ पे करना है। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज क्वांटम ऑफ लायबिलिटी कैन बी असरटेन फ्रॉम अकाउंट्स। और ये सब कैसे पता चलेगा? जब तुम अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तो इजीली लास्ट में, ईयर के एंड में, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन कि हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ योर लायबिलिटी, राइट? द नेक्स्ट वन इज टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल। चलो पे का तो तुमने ले लिया जानकारी, अब ये भी देख लो कितना वसूल करना है, क्योंकि वसूल भी तो करना पड़ेगा, जिनसे वसूल करोगे उन्हीं से तो दोगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, like credit purchase, goods are sold on credit to customer also, this amount is receivable in a future। जैसे वहां पे payable था वैसे यहाँ पे क्या है, receivable है। until the non receipt of this amount it is shown in the book as a receivable, right? जैसे हमने वहां पे उसको पेबल दिखाया था, अब यहाँ पे क्या है, रिसीवेबल दिखा रहे हैं, क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर, अब यहाँ पे राजा हम हैं, ठीक है? दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अकाउंट्स, और ये सब कहां से पता चलता है? अकाउंट से पता चलता है, सब अकाउंट की मोहमाया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। सी, सबसे बड़ा रीजन होता है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का प्रॉफिट कैसा चल रहा है, क्योंकि जो प्रॉफिट चलेगा तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा, तुम्हारा बिजनेस चलेगा तो तुम्हारा और वैल्यू बढ़ेगा, है ना? समझो, द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट इज टू मेजर अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस फॉर रिस्पेक्टिव पीरियड। सी, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा टारगेट प्रॉफिट पर नहीं होता है, हम लॉस पर भी फोकस करते हैं। फोकस क्यों? क्योंकि बिजनेस से भाई कभी भी लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। जैसे अभी देखो ये पेंडेमिक सिचुएशन आया, कोई सोचा था जिंदगी में आएगा? नहीं सोचा था। क्या सोचा था इतना लंबा चलेगा? नहीं सोचा था। तो ये सारी चीजें भी तो हैं, बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी, तो लोगों को ये सब चीजें भी समझनी पड़ेगी, लिखनी पड़ती है कि भाई इस साल का लॉस ये हुआ, क्यों लॉस हुआ। अब वो एनालाइज करेंगे तो समझ जाएंगे, हाँ यार पिछले साल तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। ओके, द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज मेड अवेलेबल by accounting, or you can know by this only accounting, with otherwise you will not get the information. Okay, the next one is to know economic status of a business. Okay, economic status what's वाला status नहीं है। at the end of the year what is the size of liability? status का मतलब क्या है कि तुम्हारी औकात, सिंपल लैंग्वेज में, है ना? यही बोलते हैं ना। अच्छा, तेरा स्टेटस इतना बढ़ गया, औकात ही बोलते हैं ना, बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में औकात मत बोलना, इट इज अ स्टेटस, बड़े लोग हैं हम लोग। What is the size of liability and assets receivable of the business can be seen from the accounts under accounting system. How can we get the information? Just understand this point. When assets and receivable are more, समझो, assets and receivable are more than liability, it can be said that it is a good economic condition. जब assets ज्यादा है, जैसे देखो ये है तुम्हारा बिजनेस का सिचुएशन, ये है तुम्हारा एसेट, ये थोड़ा ज्यादा है, ये कम है, तो क्या बोलोगे? ओहो, कंडीशन इज गुड, राइट? फिर क्या बोला है? सो इकोनॉमिक condition which is known as a solvency can be known from the account. solvency का मतलब होता है कि वो पर्सन के पास इतने पैसे हैं, he can pay his liability, he can pay his due amount, right? जो भी dues हैं, जो भी payables हैं, वो सारी चीजें वो easily pay कर सकता है, तो सामने वाले को टेंशन नहीं रहेगा। okay, next one is to detect and avoid errors and frauds. last point है to detect and avoid एरर्स एंड फ्रॉड्स। सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि बिजनेस में फ्रॉड होना बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे लोग भी कुछ कुछ पैसे निकालते रहते हैं। सो अभी ऐसे सिचुएशन में अगर तुम लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड करो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, सो यू विल गेट टू नो कि भाई बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। By investigating prepared accounts, financial mistakes or crimes can be traced out. Accounting helps to prevent such kind of undesirable events. और अगर डेली हर चीज का रिकॉर्ड हो रहा है, हिसाब हो रहा है, तो सामने वाले जो लोग हैं वो कोई भी हरकत करने से डरेंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लूं, पापा ने तुम्हें 100 रुपए दिया, बोला जा मार्केट जा, तुम गए मार्केट, आए, वहां से पापा बोले कि क्या क्या सब परचेज किया बताओ, हिसाब मांगना शुरू कर दिया। अगले दिन भी गए, तुमने उस दिन सोचा कि आज तो मैं 5 रुपए का नाश्ता कर लूंगा, सोच लिए, लेकिन फिर याद आ, अरे पापा तो पूछने लगते हैं यार, अभी क्या हुआ, हो गया ना कंट्रोल। सो टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स, राइट?
तो आज के लिए है एक लाइन और, अकाउंटिंग मेंटेन्स इनडायरेक्ट कंट्रोल, इट इज कंट्रोलिंग इनडायरेक्टली टू अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मैं साथ में ही बता दूंगा, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना, विदाउट एनी टेंशन के, विदाउट एनी प्रॉब्लम के, मैं आंसर सारी चीजें दे दूंगा। और कंटिन्यू स्टडी करते रहो, ऐसा नहीं सोचना कि पेंडेमिक है तो एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्स के लिए स्टडी करने की अभी जरूरत नहीं है, अभी से भी ये स्टडी करना है कि भाई नॉलेज तुम्हारा खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक। कॉमर्स लिए हो तो कॉमर्स का नॉलेज जो है वो बना के रखो, फ्यूचर में तो काम आएगा ही। आज एग्जाम नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों तो होगा, राइट। ये जिंदगी भर तो चलने वाला नहीं है। अगर चलता भी है तो एग्जाम्स तो हो ही नहीं है, देख ही रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो स्टडी करते रहो, फोकस करो अपने आप पे, एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Okay, bye bye, see you, and like, share, subscribe. Okay, thank you so much and bye bye. We'll meet you in next class.